बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। दो बिल्स टर्म्स ऑफ है, एक हमारा एक्सचेंज बिल एंड ऑफ एक्सचेंज बिल्स है, एक ऑफ हमारा लीडिंग। बिल ऑफ लेडिंग है। सो लीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अ डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ लेडिंग एंड बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज सपोज करिए एक लोकल बेकरी है, ठीक है। एक लोकल बेकरी जो है अपनी पेस्ट्रीज जो है, ठीक है, उसको सप्लाई कर रही है एक कॉफी शॉप जो कि एक अनदर सिटी में है। सपोज करिए जबलपुर की कोई बेकरी है, इफ इट इज सप्लाइंग पेस्ट्रीज टू कॉफी शॉप इन सपोज भोपाल, ठीक है। भोपाल में एक कॉफी शॉप है जहाँ पर बेकरी पेस्ट्रीज को सप्लाई किया जाता है, जा रहा है। और बेकरी कहाँ पर है? बेकरी हमारी जबलपुर में है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सपोज करिए जो शिपर है, ठीक है ना, जो शिप कर रहा है, जो शिपिंग का चार्ज जिसने लिया है कि भाई वो पेस्ट्रीज को कॉफी शॉप तक पहुंचाएगा, ठीक है। जो शिपर है शिपर है उसको जरूरत पड़ेगी ये देखने की कि बिल ऑफ लेडिंग में नंबर ऑफ पेस्ट्रीज कितनी है, ठीक है। पेमेंट का इंफॉर्मेशन क्या है वो स्पेसिफाइड है कि नहीं, या स्पेसिफाइड होना चाहिए। उसके बाद जो है जो लोकेशन है बायर की, ठीक है, मतलब कि जो लोकेशन क्या है, हमने क्या एग्जांपल लिया, भोपाल, ठीक है। जो बायर की लोकेशन है वो क्लियर है या नहीं है, ठीक है। एक बार जब ये शिपर जो है वो डिलीवर कर देगा पेस्ट्री उस कॉफी शॉप में, ठीक है, तो जो बिल ऑफ लेडिंग होगा इट वुड बी हैंडेड ओवर टू द कॉफी शॉप, ठीक है, एज अ प्रूफ दैट ही हैड रिसीव्ड द गुड्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पेस्ट्री शॉप है और जो कॉफी शॉप है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्टली वो जो पेस्ट्री शॉप है वो डायरेक्टली अपनी पेस्ट्रीज जो है वो कॉफी शॉप को नहीं शिप कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं पहुंचा रहे हैं। दे आर शिपिंग थ्रू अ थर्ड पार्टी, ठीक है। और थर्ड पार्टी पार्टी मतलब जो शिपर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जब डिलीवर करेगा पेस्ट्री तब वो बिल ऑफ लेडिंग जो है वो किसको हैंड ओवर करेगा, कॉफी शॉप वाले को, ठीक है। कॉफी शॉप वाले को बिल ऑफ लेडिंग में ये चीज होगी कि भाई इतने नंबर ऑफ पेस्ट्रीज हैं, इतना आपका टोटल अमाउंट हुआ है, और ये एड्रेस था, इस पर हमने ये जो है आपका ये एड्रेस था, इस पर हमने ये पेस्ट्रीज को जो है वो डिलीवर किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी शिपर है, ठीक है, अगर हम ये बोलें कि जो थर्ड पार्टी शिपर है अगर वो चाहे तो वो कॉफी शॉप वाले को एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी दे सकता है, ठीक है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी दे सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, ज्यादा क्लियरली जो है स्पेसिफाइड होता है फाइनेंशियल डिटेल्स, ठीक है। जो बिल ऑफ लेडिंग में इतना क्लियरली या स्पेसिफाइड नहीं होता है, वो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज में क्लियरली स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरा ये बात होती है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, एक तरह से वो लीगल बाउंडेशन हो जाएगा कॉफी शॉप वाले के ऊपर कि उसे बेकरी वाला जो पर्सन है उसको एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे करना है, जिस अमाउंट पे उनकी आपस में एग्रीड हुए होंगे वो परचेज और सेल करने के लिए, ठीक है। द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो इंक्लूड एन इनवॉइस, एक इनवॉइस होता है, एक पेमेंट ड्यू डेट होता है, ठीक है। और दूसरा जो कॉफी शॉप वाला है उसका बैंकिंग इंफॉर्मेशन होगा ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स जहां पर होते हैं उसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंटरनेशनल शिपिंग, ठीक है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज क्रिएटेड बाय द सेलर और एक्सपोर्टर एंड गिवन टू द बायर और इंपोर्टर, ठीक है। A bill of exchange is a document used in international shipping, a negotiable instrument that is created by the seller or an exporter and given to the buyer or importer. ठीक है। और जनरली क्या होता है, इट लीगली बाइंड्स द बायर टू पे एन एग्रीड अपन सम ऑफ मनी, ठीक है। मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज में सारी डिटेल होती है कि कितना बायर को पे करना है, कितना एग्रीड सम मनी पे करना है, किस डेट पर पे करना है, ठीक है, ठीक है। दूसरा किस डेट पे या कितने दिनों के बाद जो है जो बायर है वो
गुड्स को रिसीव करेगा, उसके उसका डेट होती है, ठीक है? सपोज़ करिए जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन अगर कोई भी गुड्स जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान अगर आप ऑनलाइन मँगवा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर एक आपको पहले एक डिलीवरी डेट शो कर रहा होता है कि इट शुड बी डिलिवर्ड विदिन 8 डेज़, 6 डेज़, 4 डेज़ या बिटवीन दिस टू दिस डेट, ऐसा होता है ना? भई डिलीवरी डेट शो करता है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है? शो करता है। दूसरा ये है कि वो प्रोडक्ट जो कि आपने चूज़ किया है उसका प्राइस शो करता है। अगर कोई डिलीवरी चार्जेज़ हैं तो आपको उसका डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूड किया जाता है। भई अगर आप पेमेंट जब करते हैं तब आपको डिलीवरी का पूछा जाता है कि भई आप कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करेंगे या आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं। वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके पास पेमेंट के। ठीक है? सेम ऐसे ही ये जो मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्ज़ाम्पल दिया, कि एक तरह से एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम इंटरनेशनल शिपिंग में यूज़ करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में जो है सारे ये डॉक्यूमेंट जो है जो सेलर है या एक्सपोर्टर है, ठीक है? वो बनाता है और उसमें जो है हर एक चीज़ स्पेसिफाइड होती है कि भई कितना कितना पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल किया जाना है, किस अमाउंट पे सेल किया जाना है, क्या टोटल अमाउंट है बिल का, ठीक है? बिल में कितना टोटल अमाउंट है, किस स्पेसिफाइड डेट में जो है वो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बायर के पास पहुँच जाएगा और हाँ, ये बोल सकते हैं कि कितने दिनों के अंदर में पेमेंट करना है उसका, ठीक है? सेम ये सारे डिटेल्स जिसमें होता है, उसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है? अब बिल्स ऑफ लेडिंग जो है, बिल ऑफ लेडिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ शिपर ऑफ गुड्स, ठीक है? दैट डिस्क्राइब द गुड्स बीइंग शिप्ड, क्या-क्या गुड्स जो हैं जिनका हम शिपिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ गुड्स कितने हैं और कहाँ पर शिफ्ट किए जा रहे हैं, ठीक है? गुड्स क्या हैं, कितने नंबर हैं गुड्स के और कहाँ पर उन्हें उनकी शिपिंग करनी है, ये सारे डिटेल्स जिस डॉक्यूमेंट में रहते हैं उसको हम बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं, ठीक है? हम ये बोल सकते हैं कि ये एक तरह से ये एक स्टैंडर्ड स्टोर रिसिप्ट की तरह होता है हमारे पास, ठीक है? और जो बिल ऑफ लेडिंग है इट आल्सो सर्व्स एज अ रिसिप्ट व्हेन द गुड्स बीइंग शिप्ड अराइव एट देयर डेस्टिनेशन, ठीक है? एक तरह से रिसिप्ट की तरह ये काम करता है बिल्स ऑफ लेडिंग जो है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन होता है गुड्स कहाँ पे शिफ्ट किए जाने हैं, कितने क्वांटिटी में शिफ्ट करे जाने हैं, क्या गुड्स शिफ्ट करे जाने हैं, ठीक है? ये सारा जो डिटेल्स होती है वो बिल्स ऑफ लेडिंग में अवेलेबल रहती है या हम उसमें देख सकते हैं। In other words, we can say a bill of lading is evidence of shipment and proof of receipt of the goods by the carrier from the company or individual. ठीक है? तो बिल ऑफ लेडिंग इज अ एविडेंस ऑफ शिपमेंट ये बोल सकते हैं या प्रूफ है रिसिप्ट का, प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स बाय द कैरियर फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम द कंपनी और इंडिविजुअल, ठीक है? इंडिविजुअल हु इज प्रोवाइडिंग द गुड्स फॉर शिपमेंट, चाहे वो एक कोई इंडिविजुअल हो चाहे वो एक कंपनी हो, ठीक है? तो ये जो है बिल ऑफ लेडिंग एक तरह से जो है डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गुड्स क्या शिफ्ट किए जाने हैं, नंबर ऑफ गुड्स कितने शिफ्ट किए जाने हैं और कहाँ पर शिफ्ट किए जाने हैं, ये सारी डिटेल्स होती है, ठीक है? A bill of lading is a proof of a contract between a shipper and a seller and includes details about what is being shipped, who the buyer is, and where the buyer is located. In addition to a receipt for the buyer, ठीक है? ये सारी चीजें जो है हमारे bill of lading में included होती हैं. Whereas a bill of exchange includes what items are being shipped, how many are in the order, invoice requesting payment, and details about when the payment is due. Or even bank information is also available in bills of exchange. ठीक है? बोल सकते हैं कि चाहे हम बिल ऑफ लेडिंग की बात करें, चाहे हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करें।
Both this document provide the seller, the carrier, and the buyer, okay, with critical information needed to complete the process of selling, shipping, paying, and receiving goods. ठीक है, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बिल ऑफ लीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. Okay, is it clear what is bill of lading and bill of exchange? Is it clear to everyone? My voice is audible to everyone? Yes, ma'am. Hello. Okay, is it clear bill of exchange and bill of lading? मैम बिल ऑफ lading थोड़ा सा फिर से बता दीजिए ब्रेक में. अच्छा, ओके. देखो, बिल ऑफ लीडिंग का मतलब लिस्ट होता है उसमें वो सारी चीजें कि क्या आइटम जो है रिसीव करे जाने हैं, शिपर रिसीव करे जाने हैं बायर के द्वारा, कहाँ पर हमें जो है उस पर्टिकुलर आइटम्स को पहुंचाना है. ठीक है, ये सारी जो चीजें डिटेल्स हैं ये हमारा बिल ऑफ लीडिंग में है. मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि बिल ऑफ लीडिंग जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है जो किसके बीच में, एक शिपर और एक सेलर के बीच में. ठीक है, इसमें ये होता है कि किन चीजों को पहुंचाना है. ठीक है, इनका बायर कौन है, बायर के पास तक हमें पहुंचाना है, और जो बायर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब किन आइटम को पहुंचाना है, हमें कितना पहुंचाना है और किसके पास पहुंचाना है. ठीक है, और बिल Okay. ऑफ लीडिंग में एक रिसिप्ट होती है जो कि बायर्स के लिए होती है. ओके. Okay, ma'am. Thank you. बोलो यार. क्रेडिट. नेक्स्ट लेटर ऑफ क्रेडिट. मैम ने बोला अभी ऐसा. मैम ने बोला है. ओके, अब लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो क्या चीज होती है. ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गारंटी होती है कि जो बायर है, ठीक है, जिसने पर्टिकुलर आइटम या प्रोडक्ट को बाय किया है वो सेलर को पेमेंट करेगा. ठीक है, इट इज ऑलवेज इशूड बाय अ बैंक, इसको बैंक इशू करता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि टाइमली और फुल पेमेंट किया जाए सेलर को, टाइमली पेमेंट किया जाए और फुल पेमेंट किया जाए. ठीक है, अब क्या होता है, सपोज करिए कि इफ द बायर इज नॉट एबल टू मेक सच अ पेमेंट, अगर वो इफ ही इज अनेबल टू पे सच अ पेमेंट, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बैंक होता है इट कवर्स द फुल और द रिमेनिंग अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द बायर. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो बैंक है वो एक तरह से फीस बोल सकते हैं हम, या परसेंटेज जो है या जो अमाउंट पे करना है उसका जो परसेंटेज है या जो साइज है कि भाई बहुत ह्यूज अमाउंट पे करना है कि कम अमाउंट पे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करता है. ठीक है, अब क्या होता है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है एक बहुत ही रिलायबल पेमेंट का तरीका होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि एक तो डिफरेंस रहता है, बहुत डिस्टेंस होता है दो पार्टीज के बीच में, मींस बायर्स और सेलर्स के बीच में, या हम बोल सकते हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में. दूसरा, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमारा ट्रेड है तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लॉज डिफरेंट होते हैं.
ठीक है, तो ऐसे ऐसे मतलब जहाँ पर लॉज डिफरेंट है, जहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है जो बहुत अच्छा मतलब रिलायबल है, दैट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो हमेशा यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस में। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो हमेशा यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस में। क्या होता है इसमें जो लेटर ऑफ क्रेडिट में जो पार्टीज़ इंक्लूडेड होती हैं, एक ये हमारा इंपोर्टर हो गया, एक हमारा एक्सपोर्टर हो गया और एक हमारा इश्यूइंग बैंक हो गया। ओके, इसमें एप्लीकेंट मतलब जो इंपोर्टर है रिक्वेस्ट द बैंक टू इश्यू द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एक इश्यूइंग बैंक होता है, मतलब जो इंपोर्टर्स बैंक होता है जो कि इश्यू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, और एक हमारा एक्सपोर्टर होता है या बेनिफिशियरी जिसको हमें पेमेंट करना है। ठीक है, और बैंक जो है वो कुछ फीस को चार्ज करता है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट बनाने के लिए। ठीक है, और लेटर ऑफ क्रेडिट है डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक द रिस्क अमाउंट एंड द टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है लेटर ऑफ क्रेडिट को। एक हमारा फर्स्ट इज साइट क्रेडिट। इसमें क्या होता है, अंडर अंडर दिस टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स आर पेबल एट द साइट, means means at the side or upon or at the presentation of the correct documentation। ठीक है, और जो साइट लेटर ऑफ क्रेडिट है इट इज मोर इमीडिएट देन अदर फॉर्म्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। एक्सेप्टेंस क्रेडिट होता है, टाइम क्रेडिट होता है, मींस जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको ड्रॉ किया जाता है पेबल होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन्हें हम यूजेंस बिल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्सेप्टेंस क्रेडिट में दीज यूजेंस बिल्स जो हैं दे आर एक्सेप्टेड अपॉन प्रेजेंटेशन एंड इवेंचुअली ऑनर्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव ड्यू डेज। क्या होता है इसमें, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमने दे दिया, अब उसके बाद इसमें जो पेमेंट होता है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में करना करना किया जाता है। ठीक है, सपोज करिए एक कंपनी है, उसने एक मटेरियल परचेज किया है किसी सप्लायर से। ठीक है, सप्लायर से परचेज किया था, जो बायर है उसे तो गुड मिल गया सेम डे में, लेकिन जो बिल है, ठीक है, बिल सेम डे में डिलीवर्ड नहीं हुआ। ठीक है, बिल जो है वो बाद में पेमेंट के लिए आया। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी के पास 30 डेज का टाइम है अपने बिल के पेमेंट करने का। 30 डेज का टाइम है, और इसमें क्या होता है, और ये जो 30 डेज का पीरियड टाइम होता है उसको यूजेंस बोलते हैं, यूजेंस फॉर द सेल बोलते हैं। ओके, ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज आवर इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ठीक है, एक टर्म है जिसको कि हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोल रहे हैं। ठीक है,
Interest rate parity is a theory regarding the relationship between the spot exchange rate and the expected spot rate or forward rate, we can say, of two countries. ठीक है, based on interest rate. किस पे based होता है? Interest rate पे based होता है. कैसे? अ, okay. देखो इस थ्योरी में क्या बोला गया था? इस थ्योरी में ये बोला गया है कि जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है इट शुड बी इक्वल टू द स्पॉट करेंसी एक्सचेंज रेट. ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट होता है होम कंट्री का इट शुड बी डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट ऑफ द फॉरेन कंट्री. यहाँ पर देखो बेसिकली क्या है इंटरेस्ट रेट पैरिटी. हमारे पास दो कंट्रीज हैं अलग अलग. ठीक है, और हम जो है एक रिलेशनशिप बिटवीन देख रहे हैं किसके? स्पॉट एक्सचेंज रेट का और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का. ठीक है, स्पॉट एक्सचेंज रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं. ठीक है, इसमें हमें इंटरेस्ट रेट देखना है होम कंट्री का भी और इंटरेस्ट रेट देखना है फॉरेन कंट्री का भी. ठीक है, या हम सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी जो है it shows a relationship between the exchange rate and interest rate of two different countries. ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो यार, बैलेंस बढ़ जाता है. इंटरेस्ट रेट पैरिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगर हम ये बोलें कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी रिलेशनशिप जो है इफ इट डज नॉट होल्ड ट्रू तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ वहां पर हम एक रिस्कलेस प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम ये बोलें कि अगर एक्चुअल में फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो है वो हायर है इंटरेस्ट रेट पैरिटी से फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, तो उस कंडीशन में हम जो है एक आर्बिट्रेज प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. ठीक है, और इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी जो है इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन. ठीक है, अब दो तरह के हमारे इंटरेस्ट रेट पैरिटी जो है दो तरह की होती है. एक हमारा कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी होता है, एक हमारा अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी होता है. अब ठीक है, अब कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द स्टेट इन विच नो आर्बिट्रेज इज सेटिस्फाइड विद द यूज ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब क्या होता है देखो यहाँ पे क्या सिस्टम है. सिस्टम ये है, सपोज करिए अगर मैं ये बोलूं कि हम इंडिया में अगर लोन बाय करना चाहते हैं. ठीक है, तो इंडिया में लोन लेने पर मुझे इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा मुझसे डेट इज 12%. और सपोज करिए यहीं पर अगर मैं यूएस के बारे में बात कर रही हूँ, वहां पर अगर कोई पर्सन लोन लेना चाहता है तो लोन का जो चार्ज है वो 6% है. ओके, लोन का जो चार्ज है वो कितना है? 6% है. अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं क्योंकि मुझे कम इंटरेस्ट पे करना है अमेरिका में, तो मैं क्यों ना अमेरिका से लोन ले लूं. भाई अमेरिका से मैंने लोन बोरो कर लिया सपोज करिए. ठीक है, अमेरिका से लोन बोरो करने पे मुझे जो है वो 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, मुझे 6% पेमेंट करना है. और यहाँ पर जो है इंडिया में मुझे 12% पेमेंट करना है.
मैंने वहां से बोरो किया, मैंने वहां से लोन लेकर मैंने यहाँ पर लोन दे दिया। समझ रहे हैं आप सिस्टम? कि सपोज करिए मैंने यूएस से बोरो किया, वहां मुझे सिर्फ 6% का पेमेंट करना है इंटरेस्ट रेट का, और इंडिया में 12% का करना था, या 12% मुझे मिलेगा अगर मैंने किसी को लोन दिया तो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या जहां पर मुझे 6% पे करना है मैंने वहां से बोरो कर लिया, और जहां पर मुझे 12% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वहां पर मैंने लैंड कर दिया। ये समझ रहे हैं आप लोग फंडा? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जहां से मैंने लोन बोरो किया था, ठीक है, वहां तो मुझे सिर्फ 6% इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट रेट देना है। और सपोज करिए जहां पर मैंने लैंड किया है वहां से मुझे 12% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैंने 6% पे बोरो करके 12% पे मैं लैंड करूंगी, और 12% इंटरेस्ट रेट मिलने के बाद जो है, जब मैंने जो बोरो किया है उसका उसका अगर मैं रीपेमेंट कर रही हूँ या मैं उसको पे कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे तो सिर्फ 6% ही पे करना है। तो यहाँ पर जो है मेरा 6% का बेनिफिट हुआ। यस और नो? यस मैम। यस मैम, Yes, ma'am. 6%। ठीक है, 6% का ये मुझे बेनिफिट हुआ। तो ये ऐसा आर्बिट्रेज हम वहीं पर कर सकते हैं जहां पर हम दो करेंसीज का, दो कंट्रीज के एक्सचेंज रेट को देख रहे हैं कि क्या एक्सचेंज रेट है, क्या इंटरेस्ट रेट है, दोनों चीजें हैं, एक्सचेंज रेट भी और इंटरेस्ट रेट भी। ठीक है, वहां पर हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अब अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या होता है, जहां पर जो डिफरेंस है, ठीक है, uncovered interest rate parity refers to the state in which no arbitrage is satisfied. Okay, no arbitrage is satisfied without the use of a forward contract. जब तक हम forward contract में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हम जो है ये बोल सकते हैं कि हम जो आर्बिट्रेज वाली कंडीशन है, ये आर्बिट्रेज को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। और कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी में क्या होता है कि आप आर्बिट्रेज को सेटिस्फाइड कर सकते हो अगर आप उसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हो। ठीक है। अब क्या होता है, कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी में इन्वेस्टर्स जो होते हैं उन्हें ये डिफरेंस समझ में आता है कि हम अपने होम कंट्री में इन्वेस्ट करें, ठीक है, या फिर हम जो है फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करें। मतलब जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है या इंटरेस्ट रेट जो है हमें ज्यादा मिलेगा, वहां पर हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है। आगे बढ़ो भाई। लेटे लेटे दर्द हो रहा है, हद हो गई यार। Okay, एक term है that is called purchasing power parity. Any one of you have heard it before? What is purchasing power parity? No, ma'am. Okay. देखो क्या है परचेजिंग पावर पैरिटी। एक थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि हमारी करेंसी, ठीक है, हमारी करेंसी जो है वो कितनी पावरफुल है। मतलब सपोज करिए उस करेंसी के बेसिस पे मेरी क्या परचेजिंग पावर है। सपोज करिए आई हैव 100 रुपीज विद मी एंड यू हैव 1000 रुपीज विद यू। ठीक है, मेरे पास 100 रुपीज है, आपके पास 1000 रुपीज है। इफ बोथ ऑफ अस गो टू द मार्केट, जाते हैं,
सपोज करिए कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जो 100 रुपीज का है, ठीक है, 100 रुपीज का है कि और मेरे पास 100 रुपीज है, तो आई कैन बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। मेरे उस प्रोडक्ट को बाय करने की जो पावर है दैट इज 1, आई कैन बाय 1 ओनली, ठीक है। और वहीं पर इफ यू आर गोइंग विथ 1000 रुपीज, आप 1000 रुपए के साथ अगर मार्केट में जा रहे हैं और 100 रुपीज का अगर कोई प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को परचेज करने की आपकी पावर कितनी है? 10 times more than my power? Yes or no? यस मैम। ठीक है। अब क्या है कि क्योंकि मेरे पास 100 रुपीज थे, तो मेरी पावर थी कि मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक बाय करूंगी। आपके पास 1000 रुपीज थे, तो आपकी पावर थी कि आप उसको 10 बाय कर सकते हैं, 10 पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, ठीक है। अब सेम यही चीज हम करेंसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि $1 इज इक्वल्स टू 71 रुपीज, सपोज करिए अगर हम बात करते हैं कि $1 इज इक्वल्स टू 71 रुपीज, ठीक है। जहां अमेरिका यूएस के जो इंडिविजुअल्स हैं, सपोज दे वांट टू बाय एनी प्रोडक्ट दैट इज ऑफ 71 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दे हैव टू स्पेंड ओनली $1। उन लोगों को क्या स्पेंड करना पड़ेगा? सिर्फ $1। और वहीं पे अगर मुझे $1 का अगर कोई प्रोडक्ट बाय करना है, तो मुझे 71 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट अलाउज फॉर द कंपैरिजन ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ वेरियस वर्ल्ड करेंसीज टू वन अनदर। एक दूसरे की कंट्रीज से हम करेंसी का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर करेंसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अमेरिका के जो पर्सन है, इफ दे स्पेंड $1, ठीक है, उसके बदले में उसी प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत अगर हम डॉलर्स में बोले तो वो $1 है, और अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें तो वो 70 रुपीज है, ठीक है। तो जहां अमेरिका के पर्सन को जो है वो $1 स्पेंड कर रहे हैं, वहीं हमें 70 रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा, 70 रुपीज हमें। तो ये क्या शो करता है? ये डिफरेंस शो करता है कि उसी प्रोडक्ट के लिए हम इंडियंस को 70 रुपीज स्पेंड करने हैं, और उसी प्रोडक्ट के लिए अमेरिकन को या यूएस में जो भी हैं उनको जो है वो $1 स्पेंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम ये देखते हैं कि क्या एक्सचेंज थ्योरेटिकल क्या एक्सचेंज रेट है अगर हम वही सेम गुड्स और सर्विसेज को गुड्स एंड सॉरी सर्विसेज को परचेज करना चाहते हैं दूसरी कंट्री में, ठीक है। सपोज करिए मैं चॉकलेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि एक एक $1 का एक चॉकलेट आ रहा है, सपोज करिए एक $1 का एक चॉकलेट है, ठीक है। तो अगर मुझे वो चॉकलेट बाय करना है, तो मुझे 70 रुपीज स्पेंड करने हैं, और वहीं पे अगर मैं अमेरिका में हूँ तो मुझे सिर्फ $1 स्पेंड करने हैं। $1 स्पेंड करके मैं वो उसको बाय कर सकती हूँ। ठीक है। तो हम अदर वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि भाई परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो हमें ये शो करती है कि हम उस एक पर्टिकुलर करेंसी से कितनी चीजें डिफरेंट कंट्रीज में बाय कर सकते हैं। सपोज करिए मैं 70 रुपीज लेकर जो है $1 का सामान जो है वो बाय कर सकती हूँ, ठीक है, $1। मान लीजिए कैनेडियन डॉलर डिफरेंट होगा, मान लीजिए येन जो है वो डिफरेंट है, या मैं बोलूं कि मान लीजिए पौंड जो है वो डिफरेंट है हमारा, ठीक है। तो पाउंड जो है मान लीजिए वो हमारा डिफरेंट चल रहा है, तो सबका अलग अलग रेट है। कि हम अपने इंडियन रुपीज के होम कंट्री की करेंसी के बारे में अगर बात करें, तो भाई उस होम कंट्री या होम करेंसी से हम क्या गुड्स एंड सर्विसेज अदर कंट्रीज में बाय कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यूएस की करेंसी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड, ये हमारा मानना है, तो इसीलिए हमने उसको एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि $US जो है हमने उसको स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम बाकी सारे कंट्रीज की करेंसी को कंपेयर करते हैं। ठीक है। अब जो वर्ल्ड बैंक है वो कैलकुलेट करता है परचेजिंग पावर पैरिटी हर एक कंट्री के लिए, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसके लिए परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट करता है, एंड इट प्रोवाइड्स अ मैप दैट शोज द
परचेजिंग पावर रेशियो कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, एक मैप जो है जो शो करता है परचेजिंग पावर रेशियो किससे कंपेयर करते हैं, यूएस से। ठीक है, अब दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर डेवलपिंग कंट्री जैसे हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है इट इज एस्टिमेटेड यूजिंग अ मल्टीपल ऑफ द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट मेजर। ठीक है, जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है उसके अकॉर्डिंग या उसके मल्टीपल में जो है हम परचेजिंग पावर पैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। अगर डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट, ठीक है, और जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, ठीक है, दो उसमें ये दोनों चीजें जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है किसके, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बराबर। ठीक है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है, कौन से कंट्री की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, और जो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट है, ठीक है, उससे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, जिससे कि कंट्री की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो ज्यादा क्लियर होती है। Okay, is it clear to everyone what is purchasing power parity? Yes, ma'am. देख क्या है, purchasing power parity is a method of accounting for differences in the cost of living when comparing national economics. ठीक है, one way to understand purchasing power parity is to study the एक होता है हमारा जिसको हम बिग मैक इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, बिग मैक इंडेक्स मान लो हम एक एग्जांपल करते हैं कि अगर मैकडी जो है वो 55 कंट्रीज में है सपोज करिए। ठीक है, ठीक है, मैकडी अगर 55 कंट्रीज में है तो हमें 55 कंट्रीज में कंपेयर करना है कि मैकडी में मान लो अगर बर्गर मिल रहा है तो वो बर्गर का क्या प्राइस मैकडी ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रखा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि इंडिया में जो प्राइस है बर्गर का वही प्राइस जो है वो अमेरिका में भी क्या होगा। ठीक है, तो मतलब ये कि भाई जो मैकडी ने अगर बर्गर का प्राइस यूएस में रखा है तो वही सेम प्राइस इंडिया में नहीं हो सकता या नहीं रखा जा सकता या उसको नहीं असाइन किया जाएगा कि भाई इसी रेट में जिस रेट में अमेरिका में सेल कर रहे हैं सेम रेट में इंडिया में भी सेल करेंगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड या कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका और डिफरेंट फ्रॉम यूएस, अलग है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वहां का प्राइस है और यहाँ के प्राइस में जो मैकडी है उसको डिफरेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यहाँ का प्राइस जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, इंडिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करना पड़ेगा। एंड परचेजिंग पावर पैरिटी इज अ गुड टूल फॉर कंपेयरिंग जीडीपी एंड रिलेटिव इकोनॉमिक साइज अमंग नेशंस। डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के बीच में जीडीपी को कंपेयर करना और इकोनॉमिक साइज को कंपेयर करना भी परचेजिंग पावर पैरिटी में होता है। ठीक है, और परचेजिंग पावर पैरिटी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे टैरिफ्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया। ओके, इज इट क्लियर व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी?
What is purchasing power parity? यार 30 सेकंड्स के लिए रुक जाती है। My voice is audible or not? यस मैम ऑडिबल। Okay, is it clear what is purchasing power parity? यस मैम क्लियर है। Okay. With this, we have completed the subject management of financial institutions and services. Okay. ओके मैम। Yes, ma'am. Okay, I am winding up my class. Have a good day to all of you.